आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, संदीप जी, सनी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी, उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं जो कि मुझे अपना प्यार दे रहे हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए, हमारे इस परिवार को बड़ा करने के लिए, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सब से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप सब अगर ये कहानियाँ आपके जानने वाले कुछ ऐसे दोस्त या परिवार हैं जो कि ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उनको एक शेयर करना तो ज़रूर बनता है और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप इन कहानियों को सुनकर लाइक करते हैं उससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है और मुझे हर बार आप सबके लिए कुछ और नया, कुछ और बेहतर करने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी काफ़ी पुरानी है, करीब 90s के अर्ली 60s और लेट 50s के बीच की बात है। ये कहानी उस वक्त से जुड़ी हुई है जब ब्रिटिश यहाँ से जा चुके थे और उन्होंने हमारे देश की सारी व्यवस्था को इस तरीके से बिगाड़ दिया था, यहाँ पर इस तरीके से उथल पुथल मचाई थी कि उनके जाने के बाद हम लोग आपस में ही हर छोटी चीज़ों को लेकर लड़ते थे। ऐसे ही एक माइंस की ये कहानी है, जिस माइंस में वो लोग खुदाई का काम किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब इस चीज़ के लिए वहाँ के सारे दबंग लोगों में लड़ाई झगड़ा बहस होने लगी कि अब इस माइंस पे किसका हक होना चाहिए। और आखिरकार जीत उसी की हुई जो कि हर तरह से, बल से, धन से और पहुंच से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे ही एक परिवार था जो कि 3 भाइयों का परिवार था और उसमें सबसे बड़े भाई का नाम था शिव। वो अपनी इस लड़ाई में अब जीत चुका था। उन तीनों भाइयों को ये जगह मिल चुकी थी। वो पहले भी इन सारी जगहों पर अपने लोग दिया करते थे खुदाई के काम के लिए और उस माइंस में ही उनके सारे लोग काम किया करते थे। अब ये माइंस पूरी तरह से उनके अंडर आने के बाद उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जो लोग पहले भी वहाँ काम करते थे वो सारे लोग अभी भी वहाँ पर काम कर रहे थे और वहाँ पर कई जगह ऐसी थी जिसको पहले तो बंद करके रखा गया था और सिर्फ एक ही जगह पर खुदाई का काम चल रहा था। उसी में से एक माइंस थी जिसमें उन लोगों ने ये सुन रखा था, मतलब शिव और उनके भाइयों ने, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ों की खुदाई वहाँ पर हो रही थी, कोयला और कॉपर, वैसी ही चीज़ें अंदर सबसे ज़्यादा हैं। पहले से जिस माइंस में खुदाई का काम चल रहा था उस माइंस में खुदाई का काम तो चल ही रहा था, लेकिन उन लोगों ने इस माइंस को अपने कब्जे में करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, जिसके वजह से वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि उनके पैसे की वसूली पूरी हो जाए। इसलिए उन लोगों ने, उनके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं थी, तो उन लोगों ने सोचा वो कुछ लोगों को और बढ़ाकर उस माइंस में जिसमें कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी
पहले वहाँ पर भी खुदाई का काम शुरू करवा दें। और उन्होंने इस बात के लिए ज़्यादा देरी भी नहीं की। उन्होंने अपने कब्जे में माइंस आते ही मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उस माइंस में खुदाई के लिए भी और ज़्यादा मजदूर इकट्ठा कर लिए थे। और वो मजदूरों को काम दिया गया कि आप इस माइंस में खुदाई का काम शुरू करें। बाकी दूसरी माइंस में खुदाई का काम पहले से जारी था। उस माइंस में खुदाई के वजह से वहाँ जो मजदूर आए थे, उनमें से जो एक सबसे ज़्यादा बुजुर्ग या फिर पुराने समय का व्यक्ति था, मजदूर, उसने ये बताया कि मालिक, इस माइंस में खुदाई का काम मत करवाइए। मैंने इस माइंस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो ब्रिटिश लोग यहाँ पर इस वजह से भी खुदाई का काम नहीं करवाते थे क्योंकि यहाँ पर जो पुराने कबीले के लोग थे, उन लोगों ने उन्हें साफ साफ हिदायत दी थी कि अगर आपने इस जगह पर खुदाई का काम करवाया तो शायद फिर आप आगे कुछ भी करवाने के लिए बचेंगे नहीं। आपके साथ कुछ बुरा, बहुत बुरा हो जाएगा, शायद इतना बुरा जो आपके सोच से भी परे होगा, जिसके वजह से ही ब्रिटिश लोगों ने इस माइंस को बंद रखा था और खुदाई का काम कभी नहीं कराया। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं, मजदूर अगर मालिक से कोई ऐसी बात कहे तो कौन सा ऐसा मालिक होगा जो ऐसी बातों पर ध्यान देगा। इस पर वहाँ पर जो खड़े थे उन लोगों ने यही कहा, तुम्हारी यही बकवास और अंधविश्वास वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है और हमने इतने पैसे लगाए हैं। तुम ये बकवास करना बंद करो और हम जितना कहते हैं उतना करो, काम जल्दी से जल्दी शुरू करो। लेकिन उस माइंस को जब देखा गया तो वहाँ पर एक ऐसी दीवार बनी हुई थी जो दीवार काफ़ी पुरानी देखकर ही समझ में आ रही थी। वो दीवार साफ साफ पता चल रहा था कि इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है। वो दीवार इस तरीके से बनाई गई थी कि उसको किस चीज़ से बनाया गया था ये पता करना काफ़ी मुश्किल था। और उस दीवार पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा भी गया था जो कि अब यहाँ पर खड़े मौजूद सारे लोगों में से किसी के लिए भी पढ़ना समझना नामुमकिन था। लेकिन उसके ऊपर जो निशान बने हुए थे उनमें से कुछ निशानों को देखकर इतना साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर ये खतरे का निशान है। उस निशान को देखकर उन मजदूरों ने वापस से मालिक को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपने लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसों की वसूली करनी थी, जिसके वजह से उन लोगों ने किसी भी बात को सुनने से और समझने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कह दी कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो काम करो, हाथ चलाओ, जबान नहीं। और मज़दूर बेचारे मजबूर थे। उन्होंने जो मशीनें, जो हथौड़ियाँ या बाकी ऐसी कोई दीवार तोड़ने की चीज़ें वो साथ में लेकर आए थे, उसमें से मुश्किल से 2 हथौड़े ही उस दीवार पर मारे गए होंगे कि तब तक वो मशीनें अचानक से बंद पड़ गईं, खराब हो गईं और देखते ही देखते पूरा दिन भी निकल गया। 2 मजदूर जिन्होंने उस दीवार पर हथौड़े चलाए थे, उनकी तबीयत भी अचानक से खराब हो गई और इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हीं को संभालते संभालते और इस पूरे बहस में जो सुबह से लेकर अभी तक चल रही थी, पूरा दिन निकल गया और उसके बावजूद किसी ने अब दोबारा से मालिक लोगों को समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। और ये दिन बीत जाने के बाद अगले दिन वापस से मालिक का हुक्म आया कि उस दीवार को चाहे जैसे भी तुम लोग आज तोड़ दो, गिरा दो और माइंस के अंदर घुसकर खुदाई का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाओ। मजदूर डरे हुए थे, लेकिन फिर भी मालिक का हुक्म सर आंखों पर।
उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने जैसे ही वो दीवार तोड़ी, वो दीवार जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल और मशक्क़त के बाद, क्योंकि उस दीवार की मजबूती इतनी ज़्यादा थी कि उसको तोड़ने में उन सब की हालत ख़राब हो गई। और उसकी हालत ख़राब होने के वजह से मालिक तक ये बात फिर से पहुंचाई गई। लेकिन मालिक ने ये कहा कि कई बार माइंस में फ्रेश एयर की कमी होने के वजह से भी ऐसा हो सकता है कि तुम सबकी तबीयत इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है। और तब उन्होंने ये हुक्म दिया कि वहाँ पर फ्रेश एयर्स भी डलवाई जाए, जो कि करवा दिया गया। और उसके बाद वापस से उस दीवार को तोड़ने का काम शुरू करवा दिया गया। उस दीवार को उन्होंने जैसे ही तोड़ा, वो दीवार तोड़ते ही उन्हें सबसे पहले वहाँ पर 2 कब्रें मिली। उन कब्रों पर भी कुछ अजीब सी भाषा में, जिस भाषा में दीवार पर भी लिखा गया था। अब वो चेतावनी उन कब्रों पर भी लिखी हुई थी और वो भी उसी भाषा में लिखे होने की वजह से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उन कब्रों के आसपास काफ़ी सारा सोना, अलग तरह का मेटल, एक अजीब अजीब तरीके से बना हुआ यंत्र, वो वहाँ पर रखा गया था। दीवार के थोड़े हिस्से को ही तोड़ने पर उन्हें जो 2 कब्र मिली थी, पहले उन कब्रों को वहाँ से हटाने का हुक्म दिया गया। उन कब्रों को भी तोड़ना शुरू करवाया गया और जैसे तैसे, क्योंकि उन कब्रों को भी तोड़ने में उन्हें उतनी ही मुश्किल आ रही थी जितनी की मुश्किल उन्हें दीवारों को तोड़ने में आई। जैसे तैसे उन दोनों कब्रों को तोड़ तो दिया गया, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, वहाँ गए हुए 100 मजदूर, जिनमें से कि देखते देखते एक झटके में 90 मजदूर मर चुके थे। वो सब अचानक खून की उल्टियाँ करने लगे। किसी के नाक से, किसी के आँख से, किसी के कान से लगातार खून के लग रहा था जैसे फव्वारे बह रहे हों। उनकी हालत ऐसे हो रही थी जैसे उनके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया हो या फिर कोई श्राप असर कर रहा हो। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। 100 में से 90 मजदूर उन 10 मजदूरों के सामने देखते ही देखते इसी तरह से तड़पते छटपटाते हुए मर गए और वो बचे हुए 10 मजदूर भागकर अपने मालिकों के पास पहुँचे। उन्होंने साफ साफ काम करने से इनकार कर दिया। मालिक ने अभी भी किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। उनके सर पर तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने का भूत सवार था। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, जो पैसे बन रहे हों वो लो और निकलो यहाँ से। तुम लोग वैसे भी यहाँ पर अंधविश्वास फैला रहे हो। वो कैसे मरे इस बात का बिना पता किए हुए कुछ भी बकवास मत करो, क्योंकि बाकी के बचे हुए सारे मजदूर बस एक ही चीज़ कह रहे थे कि उस दीवार का, उस कब्र का श्राप हम पर लग गया है और हमारी भी जान बचेगी या नहीं हम नहीं जानते। अब वो ये बातें बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बाकी के माइंस में काम कर रहे मजदूरों तक पहुंच जाए। उन्होंने तो ये सोचा कि वो इन 10 मजदूरों को अगर यहाँ से भगा देंगे तो ये बात फैलेगी नहीं, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल गलत था। ये बात फैली और इस तरीके से फैली जो उनके सोच और समझ से पूरी तरह से परे था। तुरंत ही उन सारे बाकी के माइंस में धीरे धीरे करके सारी मशीनें खराब होने लगीं और वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ें होना शुरू हो गईं जो कि अभी थोड़ी देर पहले इस माइंस में हो रही थी। लोग वैसे ही तड़प तड़प कर मरना शुरू हो गए। उसके अलावा जिनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उनके साथ कुछ अलग, कुछ और भयानक हो रहा था। वो सब
जिन चीज़ों से खुदाई का काम कर रहे थे, उन चीज़ों को वो खुद पर ही मार मार कर खुद की जान ले रहे थे। कुछ मजदूर इस तरीके से मरे और कुछ ने तो अपने उन हथियारों से सामने वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। हथियार ना मिले तो हाथ से, दांत से, चाहे जैसे भी वो राक्षसों की तरह एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। और वहाँ एक ऐसा नरसंहार मच गया जो कि किसी के भी समझ से परे था। सबकी बुद्धि मानो भ्रष्ट हो चुकी थी। सबके ऊपर मानो कोई राक्षस सवार हो चुका था। सब अपने आप या तो अपनी जान ले रहे थे या फिर एक दूसरे की जान ले रहे थे। देखते ही देखते पूरे माइंस में लाशें बिछ गईं। लाशों का मानो जैसे सैलाब सा आ गया। लगभग 800 मजदूर उन माइंस में काम कर रहे थे। उनमें से मुश्किल से 4-5 मजदूर ही बच पाए होंगे। अब जब ऐसी हालत हो गई तब कंप्लेन करने वाले भी नहीं बचे। और जब ये बात मालिकों तक पहुंची तब ये सुनकर उनके भी होश उड़ चुके थे। इस बात को वो दबाना चाहते थे, छुपाना चाहते थे, ताकि उनके माइंड्स का काम किसी भी तरीके से ना रुके। लेकिन ये बात कोई छोटी मोटी नहीं थी जो कि इतनी आसानी से छुप जाती। ये बात वहाँ पर एक ऐसे डिपार्टमेंट तक पहुँची जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन ऐसी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का बचाव करने का काम किया करता था। उन तक जब ये बात पहुँची तो वो पूरे के पूरे लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने माइंस में कुछ चीज़ें करना शुरू कर दी। ये देखकर वहाँ के जो मालिक थे अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वो तीनों भाई नहीं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा भाई आकर उन्हें वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट था उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये अधिकार प्राप्त था कि वो इन जगहों को चाहे तो बंद करवा सकते हैं और सील करवा सकते हैं। और उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस जगह को सील करवा दिया। और जब ये हुआ तब ये बात इन तीनों भाइयों तक पहुंची और उन्होंने इस बात पर हल्ला मचा दिया। वो किसी भी तरीके से इस माइंस को बंद नहीं पड़ने दे सकते थे। उन्होंने अब उन लोगों से मिलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। उनके बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो उस डिपार्टमेंट के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तब उन्होंने एक अलग तरीके का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोग इकट्ठा करके मोर्चा जैसा निकालकर उन लोगों के नारे लगाना शुरू किए, जो कि अब उनके काम आया। अब जब बात उस डिपार्टमेंट तक ऐसे पहुंची थी तब उस डिपार्टमेंट के ही एक इंसान ने इनके भाइयों तक ये खबर पहुंचाई कि ठीक है, हम आप सबसे मिलेंगे भी और बात भी करेंगे, लेकिन इस माइंस का जो मालिक है, सबसे मेन मालिक, वो हमसे मिलने के लिए आए। इस पर अब ये मिलने की बात शिव तक पहुंची। वही यहाँ के सबसे मेन मालिक थे, सबसे बड़े भाई। वो वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच गए और वो उस इलाके के सबसे ज़्यादा दमदार, दबंग इंसान थे। उनके हिम्मत और साहस की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे इंसान थे कि शायद उनके सामने अगर जिंदा शेर भी आकर खड़ा हो जाए तो उन्हें ऐसे डरा देना आसान नहीं था। वो जब उन लोगों से, मतलब उस डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने के लिए गए, तब वो वहाँ से जब अपने घर वापस आए तो उनकी हालत को देखकर उनके छोटे भाइयों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे वही बड़े भैया हैं। उन्होंने, मतलब छोटे भाइयों ने,
बहुत कोशिश की अपने बड़े भाई से इस बात की सच्चाई जानने की कि क्या बात हुई, लेकिन उनके बार बार पूछने पर भी शिव ने बस इतनी ही बात कही, देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये जो भी है अब सब भूल जाओ। वो माइंस, वो जगह, उसका नाम भी मत लेना। उस जगह की तरफ कभी गलती से भी रुख मत करना। तुम दोनों को मेरे सर की कसम है, तुम लोग कसम खाओ कि तुम लोग अब आज के बाद से ना उस जगह का कभी नाम लोगे और ना ही कभी उस जगह की तरफ पलट कर भी जाओगे। वादा करो मुझसे, कसम खाओ मेरे सर की। और डरते कांपते हुए उन्होंने आखिरकार अपने भाइयों को ना तो इस बारे में कभी बात करने दी और ना ही कभी उस जगह की तरफ पलट कर देखने दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें हमें उस जगह का जो भी मुआवजा मिलता है या नहीं भी मिलता है तो वो लेकर चुप लगा जाओ, भूल जाओ कि हमारे पास ऐसी कभी कोई जगह भी थी। तुम नहीं जानते कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। उसके अलावा वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। वो आखिरी दिन था जिस दिन शिव ने कोई बात इस तरह से की थी। उसके बाद शिव लगभग 15 से 20 साल जिंदा तो रहे, लेकिन लगभग एक लाश की तरह। उन्होंने इन 15-20 सालों में किसी से कभी भी किसी बारे में कोई बात नहीं की। उसके बाद मानो शिव ने अपनी जबान खो दी थी। शिव ने ऐसा क्या देखा था, ऐसा क्या हुआ था, ये दोनों भाई जानना चाहते थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने भाई का ख्याल रखा, उनका हर तरह का इलाज भी करवाया, लेकिन शिव पर किसी भी इलाज का और किसी भी तरीके का जादू, टोना, झाड़ फूक सब कुछ पूरी तरह से बेअसर था। और आखिरकार 20 साल बाद जब शिव अपने प्राण त्यागने वाले थे, तब शिव ने अपनी जबान दोबारा से खोली और उनके भाई इतने साल तक लगातार अपने भाई से इस डर, इस दहशत की वजह जानना चाहते थे। भाई अपने बड़े भाई से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई की बात का मान रखा, इज्जत रखी और उन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई को किए हुए इस वादे को ना तो तोड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि उनके भाई नॉर्मल हो जाए। लेकिन उनकी हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद कुछ भी काम नहीं आया। और जब वो मरने वाले थे, तब उन्होंने ज़बान खोली। उन्होंने बताया कि जब वो उस दिन उस डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने एक ऐसा दृश्य उन्हें दिखाया जो उन्होंने आज से पहले सपने में भी कभी नहीं देखा था और ना ही वो सोच सकते थे। शिव ने बताना शुरू किया कि जब वो वहाँ पर पहुँचे, तब शिव ने अपने जगह की मांग उन लोगों से की और इस बात का रीज़न जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों उन्होंने इस जगह को सील करवा दिया। तब उनमें से एक लोग या फिर कुछ लोग, आप ऐसा कह सकते हैं, जो बहुत ही पहुँचे जाने माने सिद्ध पुरुष, तांत्रिक, बहुत सारी सिद्धियों के मालिक भी थे, उन्होंने वहाँ पर एक लाश मंगवाई और वहाँ पर पूरा इंतज़ाम ऐसा किया कि चाहे जो भी हो जाए, उन तक उस जो भी क्रिया विधि होने वाली है उसका कोई असर ना पहुँचे। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते वो लाश जिंदा हो गई और उस लाश ने ही खुद को खुद से खाना, चबाना, नुकसान करना, फाड़ देना शुरू कर दिया। उस लाश ने देखते ही देखते
खुद के पूरे शरीर के ऐसे भयानक तरीके से टुकड़े टुकड़े किए और उन बचे हुए टुकड़ों को भी वो नोच नोच कर मांस के चीथड़े उड़ा उड़ा कर खा रहा था कि वो दृश्य देखकर शिव डर से कांपने लगे। और थोड़ी देर तक ये दृश्य दिखाने के बाद उन्होंने सबको आंखें बंद करने को कहा और फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 15 मिनट बाद सबको आंखें खोलने को कहा और वहाँ से वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी थीं। उसके बाद उन लोगों ने ये बात शिव को बताई कि आप लोगों ने जिस माइंस को खोद कर मतलब उसकी दीवार तोड़कर उन कब्रों को नुकसान पहुंचाया है, आप जानते भी नहीं थे कि आपने क्या कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जिस भाषा में चेतावनी लिखी थी शायद वो भाषा आपको नहीं समझ में आई, लेकिन चेतावनी और खतरे का निशान तो आपको समझ में आया था। आपको एक बार तो कोशिश करनी थी कि आप पहले उस जगह के बारे में पता करें, फिर ही कोई चीज़ें करें। आपको नहीं पता वो जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सालों पहले बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध पुरुष लोग जो आत्माओं को पकड़ते थे या फिर उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश किया करते थे, उनके पास ऐसी ऐसी आत्माएं भी होती थीं जो कि जीवित रूप में भी आदमखोर हुआ करती थीं और वो उस वक्त भी इतनी उग्र हुआ करती थीं कि मरने के बाद उनकी उग्रता और उनका ये विनाशकारी स्वभाव जाता नहीं था, जिनको मुक्ति दिलाना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसके लिए उन सारे सिद्ध पुरुषों ने और तांत्रिक लोगों ने एक उपाय ढूंढा। उस जगह को बहुत अलग अलग तरीके से पहले अभिमंत्रित करके बाधित किया गया। उसके बाद उन सारी ऐसी भयानक आत्माओं को लाशों में कैद कर कर के उन्होंने उस बाधित जगह पर कब्रों के अंदर मंत्रों के द्वारा बांध कर कैद किया हुआ था। और ऐसी वहाँ पर आपने 2 कब्रें ही तोड़ी थीं, लेकिन वहाँ पर ना जाने ऐसी कितनी लाशें और ऐसी भयानक कितनी आत्माएं बंद थी। और आपने जो इन 2 आत्माओं को आज़ाद किया, जिसके वजह से इन दोनों आत्माओं ने ही इतना ज़्यादा नरसंहार मचाया कि उस पूरे इलाके में इन्होंने किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा। अगर आपने गलती से भी वो दीवार पूरी तोड़ दी होती और वहाँ पर 1-2 भी अगर और कब्रों को छेड़कर उन्हें आज़ाद कर दिया होता तो शायद ये पूरा का पूरा एरिया, और अगर आपने इससे ज़्यादा कुछ किया होता तो शायद ये पूरा का पूरा क्षेत्र खत्म हो गया होता। और इसी वजह से हमने आपकी की हुई गलती को बहुत ही मुश्किल से सुधारा और रोका। हम आपको इसी वजह से उस क्षेत्र में अब जाने से रोकना चाहते हैं और हमने उस जगह को अब अपने कब्ज़े में इसलिए कर लिया है क्योंकि हम उस जगह को पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते हैं, ऐसे मानो जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं, जिसमें अब हम ये कार्य करेंगे। उस जगह को हम इस तरीके से बंद करके हटा देंगे कि गलती से भी भविष्य में भी किसी को उस जगह के बारे में कभी भी पता ना चल पाए और ऐसा नरसंहार दोबारा कभी भी ना हो। और आज भी वो माइंस वहीं पर है और उस जगह को सच में जैसे उन लोगों ने कहा था, उन्होंने पूरी तरीके से इस तरह उस जगह को बंद करके बदल दिया है कि शायद आप अगर उस जगह पर जाएं तो आप उस जगह को कभी पहचान ही ना पाएं। और ये बात बताने के बाद शिव ने अपने प्राण त्याग दिए। अब
उनके भाइयों को ये बात अच्छे से पता थी कि इतने साल इतने ज़्यादा डर और खौफ में हमारे भैया के रहने का रीज़न क्या था। उसके बाद उन्होंने भी कभी इस बारे में दोबारा किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया और कहते हैं कि आज भी वो जगह वहीं है, लेकिन उस जगह को पहचान पाना और ढूंढ पाना अब नामुमकिन है। तो इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा नरसंहार दोबारा कभी नहीं होगा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई डरावना एक्सपीरियंस है जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।